Hello, friends. Actually, today I'm going to discuss the syllabus of UGC NET law. And the reason I'm going to do that is because before you start preparing for any examination, it's important that you need to know what is that examination demanding from you. जब भी आप कोई एग्जामिनेशन की तैयारी करने जाते हैं, तो सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि या आपको ये सोचना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं, कि एग्जामिनेशन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, एग्जामिनेशन आपसे क्या चाहता है। आप एग्जामिनेशन को अपने हिसाब से नहीं सोच सकते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है या मैं ऐसे पढ़ूँगा, ऐसे नहीं। एग्ज़ामिनेशन क्या चाहता है कि आप क्या पढ़ें? एग्ज़ामिनेशन आपसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है? आपको अपने आप को उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ामिनेशन, द फर्स्ट थिंग you'll have to keep in mind is how and what is the examination demanding from you? Any examination. And same goes with यूजीसी नेट। यूजीसी नेट का जो पेपर है, वो आपसे कुछ चीज़ें डिमांड करता है। मैं पेपर 2 को डील करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू डील विद द सेकंड पेपर एंड दैट इज़ लॉ। तो ये सेकंड पेपर जो है, ये क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस रखता है? जब आप एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे। व्हाट विल बी दोज़ क्वेश्चंस? वो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ामिनेशन के पहले तैयारी तैयारी करते समय सोचना पड़ता है कि व्हाट इज़ द एग्ज़ामिनेशन डिमांडिंग फ्रॉम मी? एग्ज़ामिनेशन मेरे से क्या चाहता है? अगर मुझे एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू कीप इन माइंड। So like you see, what is written here? What does the examination demand from you? This is the first question. कोई भी एग्जामिनेशन की अगर आपको तैयारी करनी है, अ, जब भी मैं पहले एग्जामिनेशन देने जाता था, तो मैं ये हमेशा सोचता था अपने बारे में कि मुझे जो पसंद है पढ़ना, वो तो अच्छा लगता है पढ़ने में, लेकिन उससे मैं एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाऊंगा। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, एग्जामिनेशन क्या चाह रहा है कि मैं क्या पढ़ूं, उससे मैं एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता हूँ। सो व्हाट डज द एग्जामिनेशन डिमांड फ्रॉम यू? एग्जामिनेशन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या चाहता है? ये पहला क्वेश्चन आपको आना चाहिए जब भी आपको एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो यूजीसी नेट लॉ का प्रिपरेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हो। ये फर्स्ट स्टेप है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है, इसके हिसाब से मैं पढ़ाई करूंगा। ये एटीट्यूड आपको हटाना पड़ेगा अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन का तैयारी करें। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, you will have to keep in mind that you'll have to remove this attitude of what are the subjects I like and what are the subjects I don't like. That attitude must be kept aside when you're preparing for any competition examination. Secondly, there is a clear difference between becoming an expert and clearing an examination, especially a competitive exam. What does it mean? आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना बहुत पसंद है, किसी व्यक्ति को मैथ्स पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ मैथ्स पढ़ने से एसएससी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो सकता है। उसी तरीके से यूजीसी नेट लॉ में पर्सनली मुझे जैसे जूरिस्प्रूडेंस या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने से या जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने से मैं यूजीसी नेट लॉ का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर सकता हूँ। आई लव स्टडिंग जूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, but just because I love studying constitutional law and jurisprudence, I keep studying them, these two subjects. I cannot clear UGC NET. I can become an expert in those two subjects, constitutional law, jurisprudence. I can become an expert. I can show my expertise, but I cannot clear UGC NET. That is there. You'll have to keep that in mind. आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक्सपर्ट बनना अलग चीज़ है, एग्जामिनेशन क्लियर करना अलग चीज़ है। आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करने जा रहे हैं तो आपका एटीट्यूड अलग होना चाहिए। मुझे एक्सपर्ट नहीं बनना है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है। आई डोंट नीड टू बिकम एन एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर एरियाज, बट आई नीड टू क्लियर द एग्जामिनेशन। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, आप पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए, लेकिन आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है। एग्जामिनेशन आपसे क्वेश्चन कुछ पूछने वाला है, वो सब कुछ नहीं पूछने वाला आपसे। आप सब कुछ पढ़ भी नहीं सकते हैं। लॉ इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। लॉ बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट एरिया है, आप नहीं खत्म कर सकते। आप कितना भी पढ़ ले, आप खत्म ही नहीं कर पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अकेले अपने आप में लोगों की 30 ईयर्स 40 ईयर्स लाइफ चली जाती है, फिर भी इफ यू आस्क ऑल द क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टू देम, दे विल नॉट बी एबल टू आंसर। आप हर क्वेश्चन किसी व्यक्ति से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की पूछे जिसने 30 ईयर्स दिया हो, तो भी वो नहीं बता पाएगा। तो आपको वो नहीं करना है। एक्सपर्ट बनना अलग चीज है, एग्जामिनेशन क्लियर करना अलग चीज है। वी आर फोकसिंग हियर ऑन क्लियरिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। What I'm saying here is that before you put your first step towards clearing the examination, these are the things you'll have to keep in mind. एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले जो पहली प्रक्रिया, पहली आपके अंदर भावना होनी चाहिए, जो पहला कदम आप उठाने वाले हैं, तो आपको ये बात दिमाग में रखनी होगी कि मुझे एक्सपर्ट बनना है कि मुझे एग्जामिनेशन क्लियर करना है। एग्जामिनेशन क्लियर करने का रास्ता अलग है, एक्सपर्ट बनने का रास्ता अलग है। एक्सपर्ट में आपको अलग अलग तरह की अच्छी अच्छी बहुत सारी किताबें पढ़नी होगी, मोटी मोटी किताबें पढ़नी, यू हैव टू रीड वेरी थिक फैट बुक्स, एंड देन यू विल हैव टू
spend years after years in order to become an expert in a particular area. That is not what is clearing UGC NET examination is all about. It's different. Similarly, where you can score by doing the least work is the smart work. What I mean by this here is that when you are preparing for UGC NET law examination, you'll have to identify those areas where you give the least input and get the maximum output. That means that you are taking a particular subject with an intention that this subject or this particular subject, I'm not going to get a single question wrong, or I'm not going to leave a single question. मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी एग्जामिनेशन के समय, तैयारी करते समय, कि मैं सबसे कम मेहनत किस एरिया में करके सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आ सकता हूं. ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना होगा. ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है. मेरे लिए अलग है. मेरे फेवरेट सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है. मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को यूजीसी नेट में सबसे आखिरी में पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में घुस जाऊंगा तो मैं यूजीसी नेट क्लियर नहीं कर पाऊंगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. दैट इज समथिंग दैट आई हैव टू टेल यू. मुझे ये देखना होगा कि किस एरिया में मैं क्लियर कर सकता हूं एग्जामिनेशन, एंड दैट इज कौन से एरिया में सबसे कम पढ़ूं और सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकता हूं. जैसे जूरिस्प्रूडेंस, बहुत बच्चे डरते हैं जूरिस्प्रूडेंस से, बहुत बच्चों को पसंद नहीं है, बोरिंग लगता है. आई नो दैट इफ आई स्टडी जूरिस्प्रूडेंस प्रॉपरली आई कैन गेट वेरी गुड मार्क्स. I can, if I study jurisprudence properly, there are very serious chances that I do not commit a single mistake. मुझे ये बात पता है कि अगर मैं jurisprudence पढ़ूंगा तो मैं बहुत कम मेहनत करके बहुत ज्यादा आउटपुट ला सकता हूं. मैं अपने आप की बात कर रहा हूं. आप हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है कि कौन सा ऐसा एरिया है जिसको मैं पढ़ के सबसे कम मेहनत करके सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकता हूं. उस एरियाज को आपको आइडेंटिफाई करना होगा. Don't leave any subject no matter how hated those subjects are. Don't leave any particular subject when you're preparing for UGC NET. Don't leave any particular area when you're preparing for UGC NET just thinking that I don't like this subject or I don't understand this subject. मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि किसी भी एरिया को जब आप सिलेबस देखेंगे आपको छोड़ना नहीं है जब आप यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन की तैयारी करने जा रहे हैं. क्यों? कोई भी क्वेश्चन आपने मान लेते कि आपको से कि आपको आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बिल्कुल नहीं आता है, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ बिल्कुल नहीं आता है, आप पूरी तरह से उसको छोड़ के आ गए, और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस बहुत अच्छे से आता है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ के गए. लेकिन ये हो सकता है कि जूरिस्प्रूडेंस में आपको बहुत टफ क्वेश्चंस आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत टफ क्वेश्चंस आ जाए. टफ नहीं तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जो आपको नहीं पता है, लेकिन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ में इजी क्वेश्चंस आ जाए जो कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा भी पढ़ के चला जाता तो वो क्लियर कर लेता. What I'm saying here is that if you would have studied for keeping in mind that I like these subjects, so I will score the maximum, and I leave those subjects or keep those subjects aside which I'm not going to study at all because I don't like them or I find them ununderstandable, intelligible, what you call non-understandable. So what are you going to do then? आपको ये काम नहीं करना. You don't need to do that. You'll have to study everything so that suppose if in those areas where you can score maximum marks, if questions in those areas come which you find to be tough, still you can manage by scoring in those areas which before the examination you were thinking were tough, but in the examination questions from those areas were easy. So this is something that you'll have to keep in mind. You'll have to divide the entire area what you're studying between three things: high scoring, medium scoring, and workable ones. What I mean by that is you'll have to identify your strength, your weaknesses एंड मीडियम एरियाज. आपको ये ध्यान में देना होगा कि किस सब्जेक्ट में, किस एरिया में, टॉर्चियस लाइबिलिटी में, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, जूरिस्प्रूडेंस में, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मैं अच्छा मार्क्स ला सकता हूँ. ओके, मीडियम स्कोरिंग में मैं आईपीआर में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मीडियम अगर मैं पढ़ के जाऊँ तो मान लेते हैं कि 10 में से मैं 6 क्वेश्चन सही कर सकता हूँ. और वर्कबल वंस जो एकदम टफ है पर लेकिन फिर भी मुझे पढ़ के जाना है, क्योंकि मुझे और उसको इतना पढ़ लेना है, मुझे ऊपर से पढ़ लेना है कि मुझे इतना है कि अगर इजी क्वेश्चन आए तो मेरे से छूट ना जाए. सपोज इफ जस्ट डिवाइड high scoring, medium scoring, and workable ones, the areas when you're preparing. And what you do is that you keep in mind that where are those, try to identify those areas where you can get the maximum marks, maximum output.
Second is the medium ones where you can just manage, and then there is workable ones, the tough, but still you, if easy questions come from the workable ones, you can at least give a shot at it and you can get it correct, you can score marks, because whether you are preparing for high scoring, whether you are preparing for favorite subjects or not so favorite subjects, the marks will be same. चाहे आप टफ सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करें, जो आपको टफ लगता है, या इजी सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करें, पढ़ाई के लिए मार्क्स दोनों में सेम मिलने वाला है। तो आपको ये चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा एरिया है, डॉचियस लाइबिलिटी हो या पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जहां पे मैं ज्यादा मार्क्स लग सकता हूँ, कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे पढ़ाई करके मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो 10 में से 6 तो बना ही लूंगा। एक ऐसा है कि ठीक है मुझे बिल्कुल नहीं आता ये एरिया, लेकिन इतना पढ़ के जा रहा हूं कि अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो मैं मार दूंगा आंसर। ये चीज को आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और स्टार्ट करेंगे। This is the first thing that you're going to do. I asked in the first place, what is the examination demanding from you? That you will get, you'll have to get in the mind of those people who are time and again preparing the question paper. They are also human beings, you know. Those people who create question papers, those people who make question papers, those people who draft question papers, they are also human beings like us. जो लोग क्वेश्चन बना रहे हैं वो भी हमारे जैसे इंसान है, मनुष्य है। तो उनका भी सोचने का तरीका है कि वो कैसे सोचते हैं। आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ के ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके क्या फेवरेट सब्जेक्ट्स है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदू लॉ में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, मुस्लिम लॉ में क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको ये पता चल जाएगा। वो पता कैसे चलेगा आपको, उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर उठाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पिक अप द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बुक in order to get inside the mind of those people who are making the question paper. And then what you will do is you will try to see that there is some kind of, it's like you'll find some kind of dots, you know, like how are they thinking. If you get that, you can clear this examination. This is so simple. See, what is that? Every question will consist of 4 options. हर एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शंस होने वाले हैं। Don't try to, if you know the answer, don't try to just stick it and move on when you are preparing for the previous year question papers, when you are looking for the previous trying to go through previous year question papers. Try to see, try to understand all the 4 options. हर चारों के 4 ऑप्शंस आपको आंसर आता है, आप एक आंसर को सही करके आगे नहीं बढ़ जाइए। आप उस हर क्वेश्चन के चारों आंसर को, चारों ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करने का कोशिश कीजिए। अगर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो वो चारों ऑप्शंस को आप सर्च करिए कि क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका। मैं ऐसा हो कि अगर अगली बार ये 4 इस बार तो ये आंसर सही था, लेकिन अगर ये 3 में से जो 3 गलत है, अगर ये तीनों में से अगली बार क्वेश्चन आए तो मैं उसको सही कर सकता हूँ। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। Read topics through options. What do I mean by that? Try to find what are the important areas by trying to see what are the options in the questions, multiple choice questions. UGC NET, 1 question, 4 options. Try to find it. Try to understand what is the UGC NET law demanding from you. आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। वो कैसे आपको पता चलेगा? आप जब ऑप्शंस देखेंगे। आप ऑप्शंस देखिए। बार बार बेंजामिन कार्डोसो का नाम आ रहा है जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन में, बार बार एचएलए हार्ट का नाम आ रहा है जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन में। तो मुझे पता होना चाहिए कि एचएलए हार्ट कौन है, मुझे पता होना चाहिए कि बेंजामिन कार्डोसो ने कौन कौन से बुक्स लिखे। आई शुड नो हु इज बेंजामिन कार्डोसो, हाउ मेनी बुक्स ही हैज रिटन। आई शुड नो हु इज एचएलए हार्ट, हाउ मेनी बुक्स ही हैज रिटन. So these are the things you'll have to keep in mind. How will you get to know that? When you go through the options. So this is something you'll have to keep in mind. Then what will happen is that you'll start developing an idea, you'll be connecting the dots. As I explained to you, you'll be connecting the dots that, okay, this is something that the examiner is demanding from me. That is what UGC NET law is all about. Any competitive exam, but this is something that I'm explaining with respect to UGC NET law, so you can take it in consideration when you are preparing for UGC NET law. ये चीज आपको समझना होगा। आपको पता चलने लगेगा जब आप ऑप्शंस देखेंगे और आप ऑप्शंस को पढ़ने लगेंगे। हर ऑप्शन को आप पढ़ेंगे। Which case deals with basic structure doctrine? मुझे पता है कि केशवानंद भारती is the answer. I know that केशवानंद भारती is the answer. Other 3 options are IC गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद देव, Sajjan Singh. So I should just know Keshwanand Bharti and move on? No. I'll also try to know what is
I.C. Golaknath all about. I should also know about what Sajjan Singh is all about. I should also know about what is Shankari Prasad is all about. मुझे तीनों ऑप्शन के बारे में पता, मुझे ये भी पता, अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन से केस से कौन सी केस जो है बेसिक स्ट्रक्चर से डील करती है, तो वहां पे क्या होगा कि केशवानंद भारती पे टिक करके मैं आगे ना बढ़ जाऊं। जब मैं तैयारी कर रहा हूँ एग्जामिनेशन का, मुझे बाकी तीन ऑप्शंस में अगर मान लेते हैं कि I.C. गोलकनाथ लिखा हुआ है, सज्जन सिंह लिखा हुआ है, शंकरी प्रसाद लिखा हुआ, तो मुझे उन तीनों को भी जानना चाहिए कि वो केसेस में क्या हुए थे, क्या था जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू। ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, यू विल गेट टू ट्राई टू गेट इनसाइड द माइंड ऑफ द एग्जामिनर, try to get inside the person who is preparing the examination paper. That is something, that is how you prepare for the examination. Get inside the mind of the person who is preparing for he is also a human being. Then start studying subject wise. After you finish with good number of questions that have already come, starting with the latest previous papers, then you start subject wise preparation. That is what I am telling you. That is how you are going to do. That is how we are going to do. पहले आपने सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देख लिया, उसको अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, उससे टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज तैयारी चालू करिए। पहले क्वेश्चन आपको पूरी आइडिया दे देगा कि कैसे आपको इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। फर्स्ट आई हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. दिस इज समथिंग you'll have to keep in mind. Again, this is something that I already told. Move from high scoring to workable. कैसे पढ़ाई करेंगे सब्जेक्ट से? सबसे पहले जो सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं उसको पढ़ाई करेंगे, उसको खत्म करेंगे. We are going to finish those subjects where you can score the maximum marks with doing the least amount of work. And then we'll move to those subjects where no matter how much you study, still there are chances that you will miss out on a lot of questions. पहले हम लोग वो तैयारी करेंगे जिसपे सबसे ज्यादा आप सबसे कम मेहनत करके सबसे ज्यादा ला सकते हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे जहां पे आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे लेकिन सबसे कम मार्क्स आने के चांसेस है. तो इस तरीके से तैयारी चालू. You all will have to identify your strong and weak points. Like when I started preparing, I had to identify, okay, these are my areas which I find a bit difficult. These are my areas which I find a bit easy. You will have to find those areas. Every person has his or her own weak or strong points. So this is something that you will have to keep in mind. आपके क्या strong points है, आपके क्या weak points, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप इतना अच्छा नहीं कर रहे हो. दिस इज समथिंग, ये हर व्यक्ति टू व्यक्ति अलग है. इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. So this is something that you have to keep in mind. So you see, the first unit in the syllabus is of jurisprudence. What does it talk about? Nature and sources of law. You should know this. अच्छे से आना चाहिए आपको, ये गलत नहीं हो सकता. अगर ये गलत कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है. नेचर एंड सोर्सेस ऑफ लॉ, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, गलत नहीं होना चाहिए आपसे. बहुत डरते हैं बच्चे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, बहुत ईजी है. कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, लीगल पर्सनालिटी, concept of property ownership and possession, concept of liability, law of poverty and development, global justice, modernism and postmodernism, concept of property ownership and possession. कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी यहाँ पे. concept of liability, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी. modernism and postmodernism, these are understandable topics. These things you can study and understand through logic. ग्लोबल जस्टिस, यू कैन स्टडी एंड अंडरस्टैंड थ्रू लॉजिक. आप लॉजिक से ही सब समझ सकते हैं, पर कुछ चीज आपको याद करनी ही पड़ेगी. उसमें यू कैन नॉट एस्केप. यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू मेमोराइज. देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव. यहाँ पे दो टाइप के टॉपिक्स हैं. एक जो आपको याद करनी पड़ेगी, उसके कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा. और दूसरा है समझ के और आप आंसर दे सकते हो. स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, आप समझ के भी करना है और याद भी करना है. नेचर एंड सोर्सेस समझना है, टोटली समझने की टॉपिक है. लॉ एंड मोरालिटी टोटली समझने की इशू है. दीज आर द थिंग्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. वेयर यू नीड टू मेमोराइज, वेयर इज इट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इट्स अ ब्लेंडिंग ऑफ बोथ. ये दोनों को लेके चल रहा है कि आपको याद भी करना है कुछ चीज़ों को आपको समझ के आप आंसर कर सकते हो. जो चीज़ आप समझ के याद कर आंसर दे सकते हो, उसमें आपको क्यों मेहनत करना पड़ेगा याद करने का. ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, you see so many things are there. Preamble, fundamental rights and duties, directive principles of state policy, union and executive
state executive and their interrelationship, union and state legislature and distribution of legislative powers. You see, there are so many things. Judicial review of administrative actions, grounds, principles of natural justice, there are so many things. बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है. जुडिशियरी अकेले कितनी बड़ी, अकेले अपने आप में एक सब्जेक्ट है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्वेश्चन कभी भी आ जाते हैं कोई भी आर्टिकल को लेके. आर्टिकल 36 से 51 आपको याद करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, याद करना ही पड़ेगा. सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स आपको याद होने ही चाहिए, आपको याद होने ही चाहिए, पर क्वेश्चंस अंडरस्टैंडेबल भी होंगे. अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए कि 16 क्लॉज 4 क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 17 अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी. ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए. दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो, दीज आर द थिंग्स यू कैन नॉट कमिट मिस्टेक्स. Principles, directive principles, you'll have to memorize it, there is no other alternative. Directive principles you'll have to memorize. I told you constitutional law and administrative law is my favorite subject. When I started preparation, I was very clear that I am not going to get involved means a lot in this particular area. Why? I will tell you. Because I knew that constitutional law is so vast that even if I remember everything, there are always chances that I might miss out. मुझे ये, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, लेकिन मैं इसको मतलब उतना ज़्यादा टच नहीं कर रहा था तैयारी करते समय, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना भी केसेस याद कर लूँ, कितने भी आर्टिकल्स याद कर लूँ, देयर विल ऑलवेज बी आर्टिकल्स जो आएंगे जो मैं भूल सकता हूँ. कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए. देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट you'll have to remember. There are certain important cases that you'll have to remember. You cannot forget Keshwanand Bharti, but that will not be asked anymore. UGC NET law has become very tough examination now. आप केशवानंद भारती पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बेसिक स्ट्रक्चर पे आ सकता है तो वो सोचिए कि आपको एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन अब उस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा. ऑफ कोर्स क्वेश्चंस विल बी मच मोर टफ नाउ. क्वेश्चंस विल बी रिगार्डिंग से TMA Pi. Questions might be from PA Namdar, Islamic Academy, say State of West Bengal versus Union of India. Multiple types of questions which are now tough. अब थोड़ा सा क्योंकि एग्जामिनेशन की जो टफनेस है वो बढ़ती जा रही है, तो आप पहले जैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो क्वेश्चंस. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक एक रिपैक की क्वेश्चन आएगी अगर, तो आपको आना चाहिए. प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, एक एक रिपैक, बीना पानी, आप नहीं छोड़ सकते ये सारे कोर्सेस, आपको आना होना चाहिए. कुछ चीज़ें मेमोराइज, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग. देयर आर सर्टेन थिंग्स you'll have to understand, there are certain things you'll have to memorize. You cannot forget एक एक रिपैक, you cannot forget बीना पानी, you cannot forget इंदिरा स्वानी. These are some important judgments and you'll have to keep in mind. You cannot leave judgments related to collegium system. SP Gupta, first judge's case, second judge's case, third judge's case, fourth judge's case. 4 cases are there with respect to collegium, और आपको सारे आने चाहिए. There are, और आपको you should know all the 4. So these are the things that is there. So these are the things where you should not miss out, and these are the places where you cannot commit mistakes. If you are committing mistakes, you'll have to keep studying. There is no other alternative. Of course, you'll have to work hard, but we'll try to study in such a manner that it's a smart work rather than hard work, whereby hard work is blended with getting maximum output. So that is something that you'll have to keep in mind. See, public international law and IHL, international humanitarian law, which comes within public international law. So international law definition, nature and basis, you should know. Here there are certain places where, you know, just like jurisprudence, actually what happens here is that they will directly give you a statement. Who has defined public international law like this? Like there will be Oppenheimer's definition, there will be other scholars, and they have made certain statements about public international law. And there is no other alternative, you'll have to memorize them. आपको यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट किसने दिया है. आप उसमें आप लॉजिक या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं खो सकते, वहां पे आपको वो याद करना ही पड़ेगा. हाँ, उसमें थोड़ा सा लॉजिक यूज होगा कि अगर उस स्कॉलर के बारे में आप जानते हैं कि उसका माइंड कैसा था. जैसे अगर आप केल्सन को जानते हैं, इफ यू नो केल्सन हाउ ही थॉट, then you can make it out. Like I'll tell you an example. When you are reading jurisprudence, there is a American justice. His name was Oliver Wendell Holmes.
Now his famous statement, his signature statement was, the life of law has not been logic, it has been experience. This question has come in UGC NET. This question is asked many times. If you know who is Oliver Wendell Holmes, if you know what was his judicial philosophy, you can clear that question easily. अगर आपको पहले से ओलिवर वेंडल होम्स के बारे में पता है, आपको पता है कि ओलिवर वेंडल होम्स का सोचने का तरीका कैसे था, एचएलए हार्ट के सोचने का तरीका कैसा था, केल्सन के सोचने का तरीका कैसा था, तो जेरेमी बेंथम के सोचने का तरीका कैसा था, तो आप स्टेटमेंट को पढ़ के भी थोड़ा सा अगर आपको उस समय कंफ्यूजन हो रहा है, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज with respect to the statements that is being attributed to the means like a person who is within those four options, it is you who using some level of understanding of those people can make it out, okay, this is the person, this must be the person who has who must have said this. This is the way you are going to handle the questions. You see what are the sources of international law. If you study it properly, easy to crack. Recognition of states and governments, a bit of things, there are things, understandable, logical things, but still you'll have to read. Extradition and asylum, United Nations and its organs, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 6 ऑर्गन्स है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आर्टिकल को लेके यूएन चार्टर के आर्टिकल्स पूछे जाते हैं. क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम यूएन चार्टर, क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. Nowadays they are also started asking questions from Geneva Conventions, which is quite I mean, I'm telling you that they are taking means like they are means increasing the level of UGC NET level, UGC NET law examination. तो उन्होंने अब लेवल भी बढ़ाना चालू कर दिया. अब जिनेवा कॉन्वेंशंस के क्वेश्चन पूछते हैं वो. अब आपसे ये नहीं पूछने वाले कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे कि यूएन चार्टर के प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ, व्हाट काइंड ऑफ मींस जस्ट लाइक इन आवर प्रीएम्बल देयर आर सर्टेन थिंग्स अवेलेबल. जैसे कि जिस तरह की चीज़ें अवेलेबल है उसी तरह से यूनाइटेड नेशंस के प्रीएम्बल में भी कुछ चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी. उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स, settlement of international disputes, World Trade Organization, international humanitarian law, implementation of IHL and challenges. So these are the things you'll have to study. These are means like, but there are certain things you can understand, there are certain things you'll have to memorize, like international humanitarian law जब आप पढ़ोगे उसके बाद आप उसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ भी पढ़ोगे, तो उसमें there are 4 कोर क्राइम्स, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको. तो वो सारी चीजें अगर आएगी तो आप बता सकते हो. इफ दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम, देन यू कैन क्रैक द क्वेश्चंस लाइक जिनेवा कन्वेंशंस, international humanitarian law, what does it mean? ICC is very important, that is international criminal court. These are certain things that you'll have to keep in mind. Law of crimes. You see, this is IPC, Indian Penal Code. Here also you'll have to identify which are the areas which you'll have to study in order to clear the examination. Here you'll have to memorize. Of course, if you understand IPC, you'll have to understand, like, see, this particular topic, general exceptions, offenses related to human body, offenses against property. Time and again questions have come. General defenses, always I have found questions coming. Questions about human body, murder, rape, grievous hurt, all kinds of questions are coming. Nowadays, crime against women also is being asked. The amendments that were brought post निर्भया केस, सो दैट निर्भया के केस होने के बाद जो अमेंडमेंट्स लाए गए थे इंडियन पिनल कोड, उसमें से अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे. जो औरतों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनके अगेंस्ट जो लॉज बनाए गए, जो नए नए अमेंडमेंट्स लाए गए, उस पर भी अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. प्रॉपर्टी, खास करके ह्यूमन बॉडी एक्सेप्शंस, ये सारी जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी भी आ सकते हैं. ड्रग ट्रैफिकिंग, काउंटर फिटिंग कभी कभी आ जाती. थ्योरीज एंड काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम, ये क्वेश्चन आपको जूरिस्प्रूडेंस और आईपीसी दोनों जगह पे मिलेंगे. यू विल फाइंड दीज टू क्वेश्चन इन दीज टू एरियाज. सो आई विल एक्सप्लेन दैट. It's easy. You'll have to clear this question. You cannot leave this question if you are going for the examination. Theories and kinds of punishment, very easy. Law of torts and consumer protection, again easy part, except Motor Vehicles Act. Motor Vehicles Act, you'll have to remember certain aspects. There is no other way. Consumer Protection Act, you'll have to remember certain things. Competition Act, you'll have to remember certain things. Not a lot, but basic things. But other things of torts, very easy. Tortious liability,
is one of the easiest subject. If you know it, you can clear the examination. I can tell you, good number of questions always come, 3 to 4, 5 questions always come from tortious liability. So if you know, but of course they have increased the level. Now they don't even ask the questions, what did this case say about. Now they ask questions like, who was the judge in this particular case, who gave the opinion, like Rylance versus Fletcher, or some kinds of who gave that judgment. So that किसने ये जजमेंट दिया था, अभी इस लेवल का क्वेश्चन आने लगा है कि राइलेंस वर्सेस फ्लेचर का जजमेंट किस जस्टिस ने दिया था. तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी. कॉमर्शियल लॉ, essentials of contract you should know. It's a very logical thing. If you remember properly, it's very easy. If you read properly contracts, you can do certain important good questions. So that is something that you'll have to remember. E-contract also, they have started introducing breach of contract, frustration of contract. Again, these voidable agreements, void agreements, these are something that you'll have to remember. Sections you'll have to remember. They ask sections also. Cases also, landmark cases, English common law, they will be asked. Indian contract important cases like Dharmodas Ghosh, any Mohri Dharmodas Ghosh versus Mohri Bibi. These are kind of questions can be asked. इस तरह के questions आएंगे और आपको इस तरह के questions में गलत नहीं करना है. Sale of Goods Act, अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि Sale of Goods Act and partnership, they are asking questions like 2 to 3 questions they are asking. So this is something that you'll have to keep in mind. Company law, Negotiable Instruments Act, company law, directors and meetings, companies, corporate social responsibility. If you know the basics, you can crack it. You should not think like, okay, company law, it's such a vast subject. No, syllabus is short. What are they asking? Incorporation of company, prospectus, shares and debentures, directors and meetings, corporate social responsibility. You read properly, you can do it. आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, हो जाएगा, क्लियर कर सकते हैं. फैमिली लॉ इजी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. दे ऑल्सो आस्क लैंडमार्क केसेस, और केसेस फैमिली लॉ में बहुत है. यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है. यू माइट फेस अ प्रॉब्लम हियर व्हेन यू आर डीलिंग विद फैमिली लॉ. Family law is very easy, but nowadays they are asking questions regarding case laws for family law, and the problem is there are a lot of case laws, and sometimes the names are also very tricky ones to remember. So if you can remember the names of those cases, you can do it. But apart from that, family law also is easy. Questions generally come with some important sections of Hindu law, Muslim law, Special Marriage Act. See, sources and schools, marriage and dissolution of marriage, matrimonial remedies, divorce and theories of divorce, changing dimensions of institution of marriage, live-in relationship. Live-in relationship में landmark cases आ सकते हैं. Landmark cases can come for live-in relationship, recognition of foreign decrees in India on marriage and divorce, maintenance, dower and stridhan, adoption, guardianship and acknowledgement, succession, inheritance, will, gift and work. Uniform civil code has become very much nowadays. It is like a lot of talks taking place in the country. So uniform civil code, what are the landmark cases, what is the article 44 of the directive principles of state policy talk about uniform civil code. So अगर पूछा जाए क्वेश्चन की यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको बताना पड़ेगा आर्टिकल 44, आप छोड़ नहीं सकते. इन्वायरमेंटल लॉ अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और आपको आना चाहिए. इन्वायरमेंटल लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. The problem is that you'll have to memorize a lot of things in environmental law. There are a lot of landmark cases. There are a lot of landmark important treaties, conferences, protocols, Kyoto Protocol, Stockholm Conference, Rio Conference, Earth Summit, Paris Climate Summit. You'll have to remember. There is no other way. You'll have to remember. Ozone depletion. There are multiple things. Judicial decisions have made for the most part in the Indian Indian context, and you'll have to remember those things. That is also there. International Bill of Rights, UDHR, ICCPR, ICSCR आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए. लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि UDHR, ICCPR, UDHR में से डायरेक्ट आर्टिकल पूछ ले रहे हैं. देयर आर गुड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आई थिंक 30 आर्टिकल्स होते हैं. तो वहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, इन विच आर्टिकल इट्स टॉकिंग अबाउट दिस UDHR. तो इस तरह के क्वेश्चन सब आपसे आने वाले हैं, आप देख सकते हो. हाँ, एक और चीज़ क्या है, इन्वायरमेंटल लॉ में आपसे जो बॉडीज़ हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स, उसके जो मेंबर्स है वो कैसे अपॉइंट होते हैं, उनका टर्म ऑफ ऑफिस कैसे होता है, व्हाट इज़ द वे इट फंक्शंस, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. उसके बाद
नेशनल कमीशंस, ये सारे कमीशंस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हु कैन बी द मेंबर्स, हु आर एलिजिबल टू बिकम द मेंबर्स, एक अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट बिल आया था 2019 में, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू स्टडी. Intellectual property rights and information technology, actually in the last examination no one was expecting. Before information technology questions never used to come, or if they used to come, they used to come like in a very remote manner, but students got a shock. Good number of questions came from intellectual property rights. अचानक से intellectual property rights से अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी. तो लेकिन बेसिक क्वेश्चन थे, सेक्शंस थे, आपको याद होना चाहिए. देयर इज नो अदर वे, यू कैन नॉट escape it. कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, ये लास्ट है जो आपको, आप इसमें एक क्वेश्चन भी गलत करके नहीं आना. यू आर नॉट गोइंग टू कमिट अ सिंगल मिस्टेक if the questions are coming from comparative public law and systems of governance. It's one of the easiest, logical, you can understand. If you commit mistakes here, there is some problem, you cannot do it. आप इसमें गलत नहीं कर सकते. ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए कंपैरेटिव पब्लिक लॉ. सो आपको मैंने जितना डिस्कस किया यहाँ पर, whatever I discussed here, you can identify what are your strong points and what are your weak points. Comparative public law and systems of governance, I think separation of powers. You must not commit mistakes. Rule of law, I will explain what is the difference between formal and substantive versions. मैं बताऊंगा कि formal और substantive versions में क्या difference है. Models of federalism, USA, Canada and India, forms of government, presidential and parliamentary, unitary and federal, relevance, methodology, problems, मतलब independence of judiciary, judicial activism, account. When you see all these things, they are easy questions, very easy questions. I told you, least work, maximum output. This particular topic in my dictionary comes within that particular area. इसमें आपको गलत नहीं करना है. आप जाइए बैक एक बार देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारे एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में. थोड़ा पढ़कर अच्छा खासा आप एग्जाम में मार्क्स ला सकते हो. सेम हैपेंस इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट्स लॉ. यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है अगर आपको क्लियर करने हैं. फैमिली लॉ में मीडियम में मैं बोलूँगा, अच्छे भी आ सकते हैं, केसेस आ गए तो आप थोड़े से फंस सकते हो. कॉमर्शियल लॉ डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, टफ भी आ सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने होंगे. आप इसको छोड़कर नहीं आओगे. आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिक्स, वैलिड एग्रीमेंट्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइड एंड मीन्स लाइक वाइडेबल, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. सेक्शंस भी आते हैं, ये भी आपको याद रखना है. केसेस भी आते हैं. सिमिलरली लॉ ऑफ टॉर्ट्स, टॉर्चियस लाइबिलिटी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 3 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं. तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है. लेकिन टॉर्च से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, अभी तक तो आए हैं मतलब, और मतलब इजी क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप मेहनत करोगे तो आप टॉर्च को क्लियर कर सकते हो. सिमिलरली लॉ ऑफ क्राइम्स मैंने बताया, कुछ चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना होगा. क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें आप नहीं करते. जनरल एक्सेप्शन हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कुछ चीज़ें आप नहीं छोड़ सकते हो. सोर्सेस आपको आना चाहिए, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स आपको पता होना चाहिए. ये सारी चीज़ें आपको करना ही होगा. रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट से थोड़ा सा ट्रिकी है. डेफिनेशन में आपको मेमोराइज करना पड़ेगा. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए. इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ थोड़ा सा है, मेहनत करनी पड़ेगी, पर ज़्यादा नहीं है, ये भी आपको बता देता हूँ. कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मेरे व्यू में ईजिएस्ट है, लेकिन बहुत वास्ट है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा. वन ऑफ द ईजिएस्ट, पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क really hard to cover this entire area, but it's one of the easiest. So like you'll have to work very hard. Questions means like it's an easy area, but you'll have to work very hard here because the area is very vast. Jurisprudence, in my view, means the way I will be handling it. Easiest, you'll have to memorize, you'll have to understand. So these are the areas. This is the way we are going to approach the examination. First, we are going to start from questions. We'll prepare as many questions because see, on 14th of December, this time what will happen is that examination is going to take place. So what happens here is that you means like if you start preparing, means like start preparing from questions. Try to finish as many questions as possible, and then you can somehow get some output. You can see that. So this is there.
And this was there for today. This was something regarding discussion of syllabus and the strategy that we are going to employ in order to tackle this examination. हम हमारा क्या strategy होने वाला है, हम किस तरीके से इस examination को approach करेंगे, आज हम इस syllabus को देख के बता सकते थे. आप लोग सबको अपने आप में सोचना पड़ेगा कि आप कैसे approach करने वाले हो. मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये easy है, लेकिन आपके लिए वो easy है कि आपके लिए वो टफ है, वो डिपेंड कर सकता है कि आपको कौन सा एरिया अच्छा लगता है. So that is something, there are certain questions you'll have to ask yourself, but this is the total comprehensive understanding of the syllabus. So this is how we are going to start from next time when we are going to take one after the other topics or questions, whatever we start from. So this is something आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी होगी. तो आज के लिए यही है. Thank you very much.